ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई रिजल्टेंट क्या होता है। दो ऐसे जम जब साथ में दो पार्टिकल जब साथ में ऐसे जम करते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड हमने निकाला था। और वो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, एंगल सेपरेट करेगा, वो भी उसका फॉर्मूला निकाला था। हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिस्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रिजल्टेंट निकाला था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल नंबर 1 है x1, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, डिस्प्लेस होता है a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1। ठीक है, जो पार्टिकल दूसरा होता है x2, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 2। करेक्ट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट नंबर 1, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट नंबर 2। जब पार्टिकल, ये दोनों जो पार्टिकल साथ में चलते हैं तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाता है x इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। इसके अंदर क्या है, r क्या है, r जो है a2 और a1 का रिजल्टेंट है। ठीक है, r क्या है, a2 और a1 का रिजल्टेंट, और डेल्टा क्या है, ये इनिशियल एंगल है या फिर इनिशियल फेज है इसका, इस रिजल्टेंट को ये पता होना चाहिए, राइट। फिर इसके अंदर हमने फाइंड किया था ये जो r होता है ना, r वो क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2, फाई 1 माइनस फाई 2। इस तरह से हमको रिजल्टेंट फाइंड करते आना चाहिए था। यहाँ पर फाई 1 माइनस फाई 2 है ना, इसको हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, सही बात है ना। फेज डिफरेंस, फेज क्या होता है सबको पता है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो दोनों भी पार्टिकल के स्टेट ऑफ ऑसिलेशन का डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस। तो ये हमने फाइंड किया था, इसके अलग अलग केसेस देखे थे। यहाँ पे जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा का भी हमने फॉर्मूला बताया। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, सबसे पहले tan इनवर्स लगाएंगे, बीच में एक लाइन देंगे, लिखेंगे यहाँ पे a1 साइन ऑफ फाई 1 प्लस a2 साइन ऑफ फाई 2, है ना। tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो साइन वाले ऊपर, नीचे लिखेंगे कॉस वाले टर्म a1 कॉस ऑफ फाई 1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूले गाइस अपने को याद करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लेना और ये फॉर्मूले याद कर लेना। 2 सेकंड के लिए देख लो, हम इस पर अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर्मूले करेक्ट है क्या, एक बार चेक करके बताइए। फॉर्मूले करेक्ट है, करेक्ट है तो एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इस फॉर्मूले पर अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमने जो पढ़े हैं वो हमारा और क्लियर हो जाए। चलो, आई होप आपने देख लिया होगा। मैं आपको अभी प्रॉब्लम देता हूँ। देखो, मैंने आपको दिया है पार्टिकल नंबर 1, यह x1 जो कि है 12 साइन ऑफ 20 पाई प्लस 7 पाई बाय 3। ठीक है, हाँ चलो, x1 को a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1, x1 को a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1 से कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर करो दिमाग में ही, और मुझको बताओ x1, इसमें a1 की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या आएगी, 12। करेक्ट। इस इक्वेशन में फिर से गेस करो फाई 1 की वैल्यू क्या आएगी, 7 पाई बाय 3। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली अब मैं आपको x2 देता हूँ। x2 इज 12 साइन ऑफ 20 पाई प्लस 20 पाई प्लस 2 पाई, 2 पाई। ठीक है, फिर से इसको ऑब्जर्व करो, ये x2 है, करेक्ट। तो इसको देखो a2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 12। करेक्ट। और फाई 1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे 20 पाई है ना, 20 पाई टी लिखता हूँ मैं, 20 पाई टी यहाँ पे लिखता हूँ, 20 पाई टी। तो चलो जल्दी से बताओ, दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 20 पाई। 20 पाई। तो ये सबसे पहला स्टेप, तो अपने को ये चीज ऑब्जर्व करते आना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ये दो पार्टिकल देकर है,
दो ने पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट देकर है। अब ये दोनों पार्टिकल का रिजल्टेंट निकालो, है ना, रिजल्टेंट इक्वेशन निकालो। सबसे पहले पूछ सकता है कि फाइंड रिजल्टेंट इक्वेशन, फाइंड रिजल्टेंट इक्वेशन। तो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का x कैपिटल X इज इक्वल्स टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ओमेगा पता है कि ये इक्वेशन में क्या हमको ओमेगा पता है ऊपर का देखकर, यस और नो? यस। यस, 25 देकर है ओमेगा, है ना, तो ओमेगा निकालने का टेंशन नहीं है। अब हमको क्या होता है, इस तरह का इक्वेशन लिखना है ना, अब हमको डेल्टा निकालना पड़ेगा और आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा इस तरह का इक्वेशन लिखने के लिए, आर और डेल्टा। और आर और डेल्टा निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूले है, करेक्ट है ना, आर और डेल्टा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, आर निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे डेल्टा निकालने के लिए, डेल्टा निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आर निकालते हैं। आर का फॉर्मूला हमको पता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5 माइनस 5। ठीक है, अब जरा आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ a1 a2 5 1 5 2 क्या है। चलो मुझको बताओ जल्दी से, a1 की वैल्यू क्या है बताओ इसको देखकर। 12 12 हाँ बताओ, a2 की वैल्यू क्या है? 12 ओमेगा की वैल्यू क्या है? 25 है ना, 5 1 की वैल्यू क्या है? 5 1 7 pi by 3 7 pi by 3 हाँ, 5 2 की वैल्यू क्या है? 2 2 pi 5 ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब हमको सब सब्स्टिट्यूट करना है। चलो पुट करेंगे, अंडर रूट a1 की वैल्यू क्या है? 12 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू क्या है? 12 का स्क्वायर स्क्वायर ट्वाइस 12 into 12 into cos ऑफ 5 1 क्या है? 7 pi by 3 माइनस 2। देखो जरा मैंने क्या सही सब्स्टिट्यूट किया है, यस और नो? yes हाँ सही है, सही है। ठीक है, अब हमको ये फाइंड करना है, 7 pi by 3 माइनस 2 pi, क्या आंसर आएगा? 7 pi माइनस 6 pi pi by 3 pi by 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, मैं अभी इसको काटता नहीं हुआ, 12 को, ये हो गया 12 स्क्वायर, ये हो गया प्लस 12 स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस ऑफ 12 स्क्वायर लिख दूं, 12 into 12 12 स्क्वायर, ये हो गया कॉस ऑफ, तो यहीं पे लिख देता हूँ कि ये होता है, चलो कॉस ऑफ पाई बाय 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 3? सबसे पहले कॉस ऑफ पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री 60 डिग्री होता है। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 1 1/2। तो मैं इतना बार बार लंबा लिखने से यहाँ पे कैसे लिखता हूँ, कॉस ऑफ ये पाई बाय 3 होगा और कॉस ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, मैंने इस तरह से लिखा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को कट करेंगे, आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ, देखो क्या क्या मिलता है, ये 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, मैं इसको 3 टाइम्स ऑफ 12 का स्क्वायर लिख देता हूँ, करेक्ट है ना? ठीक है, अबे 12 का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, 12 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 बन जाएगा, करेक्ट? तो मेरा रिजल्टेंट क्या हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? देखो जरा, 12 to under root 3 12 अंडर रूट 3, है ना? तो इसी तरह के प्रॉब्लम आने वाले हैं, इस तरह के प्रॉब्लम एंट्रेंस में भी आएंगे, इस तरह के प्रॉब्लम स्टेट बोर्ड में भी आएंगे। सिंपल प्रॉब्लम है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। ठीक है, ओके। अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा, आ जाओ डेल्टा निकालते हैं। चलो डेल्टा का फॉर्मूला बताओ। tan tan inverse इनवर्स ऑफ, हाँ a1 sin 1 साइन ऑफ phi 1 प्लस a2 plus साइन ऑफ a2 phi 2 अपॉन a1 cos ऑफ phi 1 प्लस a2 cos ऑफ phi 2। सिंपल फॉर्मूला, हमको सब पता है, a1 a2 सब पता है, हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर देखो 12 है, यहाँ पे साइन ऑफ phi 1 की वैल्यू कितनी है? 7 pi by 3 ठीक है, प्लस a2 की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है,
phi 2 की वैल्यू कितनी है 2 पाई, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे cos ऑफ 7 पाई बाय 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई आ जाएगा। देखो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, जो हमको वैल्यू पता थी मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया। अब सबको सॉल्व करेंगे। एक बात ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 सारे सेम में कॉमन निकल के कट जाएंगे। ये समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ सर। इससे 12 बाहर आ गया, राइट, इससे भी 12 बाहर आ गया, दोनों कट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखो डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, गाइस देखो ये एक ही प्रॉब्लम करो पर अच्छे से करो, समझ में आ जाएगा। 10-20 प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं, यही टाइप का प्रॉब्लम इसी तरह से आता है। चलो अब हमको क्या मिलता है, साइन ऑफ 7 पाई बाय 3 प्लस साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कॉस ऑफ 7 पाई बाय 3 प्लस, यहाँ पे साइन ही यहाँ पे कॉस होना चाहिए, कॉस ऑफ 2 पाई। करेक्ट। क्या आपको साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू पता है कि क्या होती है साइन ऑफ 2 पाई? यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है? यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, करेक्ट। 0 यहाँ पे कितना होता है 1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 एंगल लिख रहे हैं हम लोग, एंगल। यहाँ पे कितना होता है पाई, यहाँ पे कितना होता है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय करेक्ट। वापस यहाँ पे आ गया, क्या होता है एंगल 0। अबे 2 पाई ना, एंगल घूम रहे ना हम लोग। ओए गाइस, हाँ सर। बड़ानो का ऐसे करते हैं रे तुम्हें, क्यों ऐसा कर रहे हो? यहाँ पे 2 पाई आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन ऑफ 0 की वैल्यू रहेगी वही साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू रहेगी। बताओ साइन ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 0, तो 2 पाई की भी 0, ये वैल्यू 0 है। चलो cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? अब मुझे 2 पाई नहीं पता लेकिन 0 पता है ना। cos ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर 1 ऑफ 0 की वैल्यू cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू सेम। cos ऑफ 0 क्या होता है? 1 हाँ, तो cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1, ठीक है। हाँ 1, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, जगह नहीं है मेरे पास। ओके, अब हमारा चैलेंज क्या है, हमको फाइंड करना है साइन ऑफ 7 पाई बाय 3 की वैल्यू। क्या आपको साइन ऑफ 7 पाई बाय 3 की वैल्यू पता है क्या? कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इसको? 2 पाई प्लस पाई बाय 3। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे। बाकियों को देखो इन्होंने कैसे किया, सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो। हाँ, हमको क्या करना है, हमको साइन ऑफ 7 पाई बाय 3 ये इसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? मैं 7 पाई बाय 3 को साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ। ये कैसे लिखा समझ में आया? ये कैसे लिखा समझ में आया? हाँ सर हाँ, नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे समझ, देखो ऐसे वैल्यू है तो क्या करने का, साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई। सर अटक गए हो आप? हाँ सर सर अटक गई। अभी क्लियर है क्या? हाँ सर अभी। हाँ सर इसको सबसे पहले क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट कर लो। 7 पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री होता है? 7 इंटू पाई बाय 3 मतलब कितना एंगल? 60 डिग्री। हाँ, कितना डिग्री हो गया ये? 420 480 420, करेक्ट, 420। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ऐसा देखो 420 मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर काटूंगा मतलब 2 पाई हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से यहाँ पूरा चक्कर काटूंगा 2 पाई मतलब 360 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाऊंगा, इसका मतलब मैं इसको, मतलब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 420 को मैं 360 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, करेक्ट। इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे, ऐसे कन्वर्ट कर दो, 360 प्लस कर दो, ठीक है। हाँ, इस तरह करेंगे। ये करने के बाद इसको रेडियन में लिख दो, इस तरह से, है ना, इस तरह से लिख दो।
अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे, देखो साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3 मैंने इस तरह से लिख दिया, मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ। देखो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन ऑफ 7 पाई बाय 3 को साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3 ऐसा लिखेंगे। सिमिलरली अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहूँ, अलाइड एंगल बताओ जरा फिर, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 क्या होता है, साइन ऑफ, π/3। तो देखो देखो ये हमको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा विल बी साइन ऑफ थीटा। आया ध्यान में? ठीक है, हाँ सर। हाँ ये हमको पता होना चाहिए, और मैंने इसका एक मेथड भी सिखाया था कैसे करते थे, एक बार रिवाइज कर लेना। ओके यहाँ पर देखो, और फिर देखो साइन ऑफ, मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, साइन ऑफ पाई बाय 3। π/3। अगर मैं यहाँ पर देखूं कॉस ऑफ 7 पाई बाय 3, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा साइन ऑफ, सॉरी ये कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, हमको पता है कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3 क्या होता है, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3 कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई बाय 3, या फिर हमको पता है कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा विल बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलरली इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी कॉस ऑफ पाई बाय 3। ये समझ में आया क्या, मैंने डायरेक्ट आपको, हाँ सर। ये अपने को करते आना चाहिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बचा बचा जो। सर थोड़ा जूम करो। सर जो ओके हाँ सर। प्रॉब्लम इसी तरह का आएगा, इस टॉपिक पे प्रॉब्लम इसी तरह का आएगा। ये प्रॉब्लम एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको दूसरे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ओके मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके देखिए जरा, सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा साइन ऑफ 7 पाई बाय 3 की जगह पर साइन ऑफ पाई बाय 3, करेक्ट, प्लस ये बन जाएगा साइन ऑफ 0, ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 3, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 0। यहाँ के इसका आंसर लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 3 मतलब क्या होता है, साइन 30, करेक्ट, साइन 60 60 होता है ना, sin 60। 3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0 अपॉन cos ऑफ पाई बाय 3 मतलब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। हाफ 1/2। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया ऊपर √3/2, करेक्ट, ये मेरा बन जाएगा 3/2, है ना, सही है ना, सही किया क्या मैंने, डिनोमिनेटर, हाँ सर। हाँ सर। 2 to cancel, आंसर विल बी देखो tan इनवर्स ऑफ √3/3, है ना। इसको मैं और अच्छे से अगर लिखूं, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, √3/3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखो √3/3 मैंने 3 से मल्टीप्लाई, मतलब मैंने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, ये मेरा बन जाएगा, ये बन गया 3, नीचे का 3, ये हो गया √3, ये कैंसल, मतलब मैं √3/3 को, चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये √3/3 है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, √3/3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ √3 से, आंसर ये √3 into √3 बन जाएगा 3, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 3 into √3, मेरा आंसर विल बी 1/√3, मतलब मैं √3/3 को 1/√3 भी लिख सकता हूँ। तो मैं अभी वो पुट करूंगा, ये हो गया मेरा tan इनवर्स ऑफ √3/3, मैं √3/3 को 1/√3 भी पुट कर सकता हूँ। बताइए जरा tan इनवर्स ऑफ 1/√3 ये कौन सी वैल्यू हो सकती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री होती है क्या, 5/6। हाँ 30 डिग्री मतलब 5/6, मतलब वैल्यू विल बी
5/6, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू क्या आई, 5/6, ठीक है। हमने इस तरह से निकाला। अब हमको क्या मिला, डेल्टा भी मिल गया, आर भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाइनल इक्वेशन क्या होगा हमारा, हमको चाहिए था x, सर हाँ जी वो बोलिए। नीचे वाले 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकते ना। ये वाले इसको हाँ लिख सकते हैं, √3 लिख दो। इनका क्या बोलना है गाइस, समझो, देखो बहुत अच्छा आइडिया। देखो ऊपर लिखा, ये लिखा है √3/3 लिखा है ना, तो 3 इज नथिंग बट √3 इंटू √3, है ना। यहाँ से √3 कट गया, बचा 1/√3। प्रियंका आप यही बोल रहे हो ना, हाँ कौन बोल सर, रहा है, प्रियंका कौन बोल रहा है? मैं ही, प्रियंका। हाँ तो प्रियंका सही है, ऐसे भी कर सकते हो। इवेंचुअली हमको आंसर सेम लाना है। देखिए हमको क्या मिला है, x इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। तो हमको जो r मिला था उसकी वैल्यू थी 12√3, है ना, ये हमने निकाला था। साइन जैसे कि वैसे रखेंगे। ओमेगा की जगह मैंने आपको बोला था वो 20 पाई था ना, करेक्ट, 20 पाई, तो यहाँ पे 20 पाई टी लिख देंगे। और हमने डेल्टा क्या निकाला, 5/6। ये है मेरे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। स्क्रीनशॉट बनाइए जरा, देखो इस तरह, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो गाइस, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी अभी हमारा ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सुनो मेरी बात, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक था। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम का डेरिवेशन इज इम्पोर्टेंट, और उसका न्यूमेरिकल एक बार प्रैक्टिस कर लेना। डेरिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद का भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ एसएचएम। हेडिंग है एनर्जी ऑफ एसएचएम। ये तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, सही, अगर मैं सही बोलूं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो 5-6 चैप्टर जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो ये वन ऑफ द चैप्टर है। 4-5 चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है ना, तो ऑसिलेशन का भी वेटेज ज्यादा है। ओके, देखो जरा, देखो यहाँ पर ऑसिलेशन में अभी हम लोग बात करेंगे एनर्जीज ऑफ एसएचएम, है ना, एनर्जी ऑफ एसएचएम। अगर एनर्जी की बात करें ना, हमारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले आता है काइनेटिक एनर्जी, राइट। उसके बाद हमारे दिमाग में आता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करूं तो मुझको मिलती है टोटल एनर्जी, करेक्ट है। तो हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन का टोटल एनर्जी निकालने का है, टोटल एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वो भी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वो भी निकालेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक 1 बाय 1, सबसे पहले मैं अगर बोलता हूँ काइनेटिक एनर्जी, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जरा, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। mv²। mv², ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी एसएचएम की बात कर रहे हैं, तो एसएचएम के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो और बताओ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्लस माइनस प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वेरी गुड, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, हो गया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। कितना सिंपल है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। हमको वेलोसिटी याद रहती है, यहाँ पर पुट कर दो, हो गया काइनेटिक एनर्जी, मिल गई। देखो सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/2, m जैसे थे, स्क्वायर नीचे उतरेगा, इस पर अटैक करेगा, इस चीज पर अटैक करेगा, इस चीज पर अटैक करेंगे, तो आंसर विल बी ओमेगा का स्क्वायर। ये हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये इसका अंडर रूट खा गया। मैंने सॉल्व डायरेक्ट सॉल्व किया, समझ में आ गया भाई बच्चों? हाँ सर अरे बच्चों हाँ आया था ना सर। पक्का? ठीक है, ये रूट खा गया वो, बस हो गया, यही इक्वेशन था, बहुत सिंपल, यही इक्वेशन था, हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे? इसका डेरिवेशन चलो ठीक है, इसको मॉडिफाई करेंगे। चलो हमको पता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, या फिर ओमेगा क्या होती है, अंडर रूट ऑफ इन टर्म्स ऑफ के एंड एम, बाय एम। के बाय एम। ठीक है, देयरफॉर यहां से अगर मैं के लिखता हूं, के क्या हो गया बताओ जरा सॉल्व करके। ओमेगा स्क्वायर इंटू एम। करेक्ट, करेक्ट है ना? कैसे सॉल्व किया? दोनों को स्क्वायर लगा दिया, हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया के बाय एम। ठीक है, इसको के निकालना है तो एम को इधर ले लेंगे, आंसर विल बी एम ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन में एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है क्या? यस, तो हम लोग उसकी जगह पर के पुट कर देंगे, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है ना? तो हमको एनर्जीज में से सबसे पहले निकालना था एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो हमने निकाल दिया, आधा काम खत्म। अब हम लोग निकालने पोटेंशियल एनर्जी, है ना? समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दिया, हमको क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी कैसे निकलती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसमें से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए बढ़ते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमको दो फॉर्मूले काम किए हैं, ये वाला और ये। हाँ चलो, पोटेंशियल एनर्जी देखो। पोटेंशियल एनर्जी इतना इजीली नहीं निकलेगा, जितना आसानी से, जितना सिंपल तरीके से अपना काइनेटिक एनर्जी निकला है ना, उतना आसानी से और उतना सिंपल तरीके से हमारी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलेगी। थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास टाइम कितना बचा है? चलो हाँ, तो मैं जल्दी से पोटेंशियल एनर्जी आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले बताओ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, या फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या पता है वो बताओ बस। पोटेंशियल एनर्जी कब कब आती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी कोई फॉर्मूला होगा तो वो बताओ। व्हाट इज Energy पोटेंशियल? acting on a body which is at rest. कुड बी, मतलब ये 100% वाली डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ mgh को सोच के अपनी डेफिनेशन बनाए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, उसको उठाता हूं तुमने। और कोई डेफिनेशन किसी को पता है? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कोई भी एनर्जी अगर स्टोर्ड रहेगी, जमा रहेगी, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, है ना? अब पोटेंशियल एनर्जी कब कब आती है? पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से आती है। एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग बचपन से mgh के फॉर्मूले से जानते हैं, है ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, अगर और उस ऑब्जेक्ट को मैं उठाता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है ना? इतने ऊपर है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो चीज हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। और दूसरे तरीका समझो, कौन सा तरीके से, मैं आपको लिख देता हूँ। देखो, पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से आएंगी। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम mgh से जानते हैं। ठीक है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड ना, एनर्जी जमा होकर रहना, स्टोर्ड होकर रहना। वो जो एनर्जी होती है वो आती है शेप चेंज करने से। समझो फॉर एग्जांपल, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, इसको मैं मरोड़ता हूँ, ये मैंने शेप चेंज करने की कोशिश की मेरे हाथ की। अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में एक पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो आ चुकी है, एनर्जी स्टोर हो चुकी है। कोई रबर है, रबर को मैं खींचता हूँ, रबर को खींचने की वजह से उसके अंदर खिंचाव आ जाता है, वो एक तरह की एनर्जी आ चुकी है, वो एक पोटेंशियल एनर्जी है, जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो चुकी है ना? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना या फिर उसका ओरिएंटेशन चेंज करना, उसके वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आती है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। शेप चेंज या फिर ओरिएंटेशन चेंज। ठीक है, अब देखो, शेप चेंज और ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए हम उसको कुछ वर्क करना पड़ता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इससे इसके यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ लो, अब इसके आगे समझो, आगे की स्टोरी समझो। मुझको अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी में जमा करना है तो मुझको उसका शेप चेंज करना पड़ेगा, या फिर उसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा,
ये सब करने के लिए मुझको क्या करना पड़ता है, वर्क। मेरे को आई हैव टू डू वर्क। मेरे को पोटेंशियल एनर्जी किसी के अंदर जमा करनी है तो मुझको वर्क करना पड़ता है। मेरे हाथ को इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा करनी है तो मुझको वर्क करना पड़ेगा। ये मैंने वर्क किया, अब पोटेंशियल एनर्जी है ना। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो नथिंग बट फॉर्मूले डिराइव करने के लिए वो नथिंग बट वर्क ही रहेगी एक तरह, है ना। वर्क की वजह वर्क रहेंगी ऐसा नहीं 100% पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क नहीं, लेकिन जितना मैंने वर्क किया उतना मुझको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ये बात समझ में आई क्या? ये बात आपको अगर समझ में आई होगी तो हमको ये टॉपिक समझ में आएगा पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? समराइज कर देता हूँ, एक बार देख लो। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। समराइज करो जिसको नहीं समझा, एक बार देखो। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड। क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी जमा होकर रहना। तो वो दो तरह से होता है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी चीज को अगर मैं उठाता हूँ, है ना, एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, इसको खिंचाव महसूस होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है। सेकेंड, शेप चेंज। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, इसका मैं शेप चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो इसके अंदर मुझको दर्द होता है, एक तरह की एनर्जी आ चुकी है, ये भी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर ओरिएंटेशन चेंज करना, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। ये करने के लिए मुझको क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है ना। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए मुझको क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है ना। mgh मतलब मुझको ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मेरे को वर्क करना पड़ा। मेरे को हाथ को घुमाना है तो मुझको वर्क करना पड़ा, तो मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, मैं जितना वर्क करूंगा उतना ही मेरी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हमको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आया तो ये पोटेंशियल एनर्जी समझ में आएगा। अब देखो एसएचएम करते वक्त पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? एसएचएम करते वक्त ये मेरा एसएचएम है, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मास होता है। जब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये मेरी स्प्रिंग स्ट्रेच होने वाली है क्या नहीं? आया ना गाइस? हाँ हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया हाँ। तो मेरी स्प्रिंग स्ट्रेच होंगी ना, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। स्प्रिंग स्ट्रेच हुई मतलब ओरिएंटेशन और शेप चेंज होगा स्प्रिंग का, और उसके वजह से इस सिस्टम में एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ये बात क्लियर है? यस और नो? हाँ हाँ सर। सर। स्प्रिंग का, हाँ, इसके अंदर आगे पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इस स्प्रिंग के अंदर, मतलब इस सिस्टम के अंदर क्या पोटेंशियल एनर्जी जमा हुई है वो हमको निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क, ठीक है। और इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई? क्योंकि हमने खींचा ना कुछ वर्क किया, इसलिए तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई। तो हमको नथिंग बट सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क का जो भी फॉर्मूला बनेगा हम बोल देंगे ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ये बात क्लियर है क्या आपको? ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं वर्क करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कंसीडर करो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था मेन पोजीशन, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था मेन पोजीशन, यहाँ से मैंने उसको खींच लिया यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मैंने कहाँ से शुरुआत किया? समझो x इक्वल्स टू 0 से लेकर यहाँ तक x तक मैंने उसको खींच लिया, मतलब मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन परफॉर्म किया, ठीक है। वर्क डन परफॉर्म किया, मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वर्क। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर मुझको एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है ना, जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको एकदम पूरा खींचने के बजाय थोड़ा थोड़ा dx dx थोड़ा थोड़ा dx 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 खींचते जाऊंगा, है ना। मुझको क्या करना है, अभी मैं इसको एकदम से नहीं खींचूंगा, थोड़ा थोड़ा खींचूंगा। dx थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी जमा होगी, फिर थोड़ा खींचा dx, फिर पोटेंशियल एनर्जी जमा होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा खींचा तो इसके अंदर मैंने dx बराबर समझो मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो इसके अंदर वर्क जो जमा होंगी वो भी छोटी सी होंगी, dw बराबर, है ना। और फोर्स तो मैं उतना ही लगा रहा हूँ, फोर्स, ठीक है। तो मेरा वर्क क्या हो गया? dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं फोर्स इनटू x लिखने के बजाय, गाइस, फोर्स इनटू x लिखने के बजाय मैं फोर्स इनटू dx लिखता हूँ, क्योंकि मेरा जो dx है वो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, ठीक है। ये बात क्लियर है? ये लिखने के बाद क्या करेंगे, देखो, ये लिखने के बाद क्या करेंगे, जब कभी भी आपको सर dw दिखता है ना, जब कभी भी दिखता है वर्क, तो ये फिक्स वैल्यू नहीं, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। मुझे छोटी वैल्यू को बड़ी करनी पड़ती है। तो मुझको अगर छोटी वैल्यू को बड़ी करनी है तो मुझको छोटी छोटी वैल्यू को ऐड करना पड़ता है। छोटी वैल्यू है मेरे पास बहुत सारी,
उसको अगर बड़ी करनी है छोटी छोटी वैल्यू को ऐड करना पड़ता है, और छोटी छोटी वैल्यू को ऐड करने के लिए हम लोग कैलकुलस का कौन सा टर्म यूज करते हैं, याद करो बताओ। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो मुझको ये छोटी सी डब्ल्यू है ना, ये जो छोटा सा, मैंने क्या किया, इसको छोटा छोटा खींचा, ये सबसे पहले थोड़ा सा खींचा, फिर थोड़े समय बाद ऐसा खींचा, ऐसा खींचा, छोटा छोटा डब्ल्यू। तो मैं इस छोटे छोटे डब्ल्यू को अभी ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। अब मुझको ना कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम जीरो से लेकर ये डिस्प्लेसमेंट तक, जीरो से लेकर ये डिस्प्लेसमेंट तक। तो मुझको अगर मुझको पता है मुझको कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट करना है, तो मैं क्या लगाता हूँ, लिमिट, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, एक लिमिट लगाता हूँ। एक लिमिट होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। तो मुझको बताओ इसमें लोअर लिमिट क्या होगी, 0 और अपर लिमिट x। वेरी गुड, ठीक है, ये भी 0, ये भी x। ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, यार मैंने बहुत मतलब बहुत मैंने सिस्टमैटिक नोट्स नहीं लिखे गाइस, देखो, पर ना आप लोग अच्छे से लिखना, मैंने सिस्टमैटिक नहीं लिखे है जैसे जनरली लिखता हूँ वैसा नहीं लिखा है। यहाँ पर इसको खींचने के लिए मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये फोर्स है, ये फोर्स है ना, मैं किसके अगेंस्ट लगा रहा हूँ, पीछे एक्ट होने वाले रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट लगा रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे खींचना है तो पीछे जो फोर्स आ रहा है उसके अगेंस्ट खींचना पड़ेगा ना, तो ये जो फोर्स हो जाएगा, ये वाला जो फोर्स है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये वाला जो फोर्स है, और ये फोर्स एफ है, ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स, और मेरा इस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के एक्स। तो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, 0 to x के एक्स इंटू डी एक्स। ये समझ में आया, सिंपल है ना, फोर्स की जगह के एक्स, हमको फोर्स का वैल्यू फॉर्मूला पता रहता है, उसकी जगह मैंने के एक्स लिख दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इसको मैं कैपिटल डब्ल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज नथिंग बट, यहाँ से जो के है ना कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट बाहर आता है इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x x इंटू डी एक्स। गाइज ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको याद करने बोला था, अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, पन्ने पलटाओ अगर लिखा होगा। What is the formula for integration of x into dx?